हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में विक्रय के बारे में बताने जा रहे हैं। विक्रय से आप क्या समझते हैं? What do you understand by सेल अथवा विक्रय क्या है? विक्रय के आवश्यक तत्वों क्या है? What is sale? What are the essential elements of sales? संपत्ति के अंतरण में विक्रय सेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यही सर्वाधिक प्रचलित अंतरण है। इसके द्वारा किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। परिभाषा धारा 54 के अनुसार विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। इस प्रकार विक्रय से अभिप्राय है कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस। ऐसी कीमत या तो दी जा चुकी होती है या दिए जाने का वचन दिया गया होता है। अभिप्राय यह हुआ कि विक्रय का संव्यवहार क्रय मूल्य के नकद भुगतान पर भी हो सकता है और उधार पर भी। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। क अपना एक ग्राहक ख को 1 लाख रुपए में बेचता है। 50,000 रुपये वो नकद प्राप्त कर लेता है और 50,000 रुपये बाद में लेना स्वीकार कर लेता है। यह संव्यवहार धारा 54 के अर्थांतर्गत विक्रय है। स्टेट ऑफ मेघालय बनाम बिमल देब AIR 2015 मेघालय 48 के मामले में यह विनिर्धारित किया गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति की व्यवस्था की विधिक घोषणा है, न कि विक्रय अथवा संपत्ति का अंतरण। डॉक्टर BR कोटेश्वर राव बनाम जी रामेश्वरी बाई AIR 2004 आंध्र प्रदेश 34 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय पूर्ण होने के पश्चात संपत्ति विक्रेता से क्रेता में निहित हो जाती है। विक्रय के आवश्यक तत्व 1. विक्रय के पक्षकार 2. विक्रय की विषय वस्तु 3. स्वामित्व का अंतरण 4. प्रतिफल कीमत। विक्रय के आवश्यक तत्व। विक्रय की उपरोक्त परिभाषा से इसके निम्नांकित तत्व स्पष्ट होते हैं। 1. विक्रय के पक्षकार। विक्रय के संव्यवहार में 2 पक्षकार होते हैं, विक्रेता सेलर तथा क्रेता बायर। इन्हें हम अंतरक व अंतरिती भी कह सकते हैं, अर्थात विक्रेता अंतरक होता है और क्रेता अंतरिती। विक्रेता वह व्यक्ति है जो संपत्ति का विक्रय करता है। विक्रेता का सक्षम व्यक्ति होना आवश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सक्षम व्यक्ति वह है 1. जो वयस्क हो, 2. जो स्वस्थचित हो तथा 3. जिसे संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार हो, अर्थात वह या तो संपत्ति का स्वामी हो या उसे संपत्ति का व्ययन करने का प्राधिकार हो। मुहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष 1933 कोलकाता 539 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क व्यक्ति द्वारा संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता। जहां तक क्रेता का प्रश्न है, क्रेता ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्रय करने की क्षमता रखता हो तथा धारा 6(j)(3) के अंतर्गत अयोग्य डिस्क्वालिफाइड न हो। सुब्बा रेड्डी बनाम जी रेड्डी 1930-120 IEC 77 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क व्यक्ति अंतरिती अर्थात क्रेता हो सकता है। विक्रेता की स्वस्थचित्तता से अभिप्राय उसमें संव्यवहार की प्रकृति को समझने की क्षमता से है। इस संबंध में लबान्या सिंह बनाम तपोई सिंह AIR 2003 उड़ीसा 155 का एक अच्छा मामला है। इसमें एक अशिक्षित महिला द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। विक्रय विलेख का रजिस्ट्रीकरण कराया गया।
विलेख तैयार करने वाले व्यक्ति तथा साक्ष्यों अर्थात अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्तियों अटेस्टिंग विटनेसेस के अनुसार वह दस्तावेज निष्पादनकर्ता को पढ़कर सुना दिया गया था तथा उसने उसका सही होना स्वीकार करते हुए उस पर अपनी अंगूठा निशानी लगा दी थी। विक्रय की इस संव्यवहार को विधिमान्य माना गया। 2. विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय की विषय वस्तु अचल संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि धारा 54 केवल अचल संपत्ति के विक्रय पर ही लागू होती है। चल संपत्ति के विक्रय पर माल विक्रय अधिनियम के उपबंध प्रयोज्य होते हैं। साहिब राम सूरजमल बनाम पुरुषोत्तमलाल, AIR 1950 नागपुर नवासी। अचल संपत्ति की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। इसके अनुसार उगती फसलें, खड़ा काश्त तथा घास ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास अचल संपत्ति नहीं है, अतः यह विक्रय की विषय वस्तु नहीं हो सकती। भूमि एवं भूमि से होने वाले फायदे अचल संपत्ति माने गए हैं, अतः झील से मछली पकड़ने तथा ले जाने के अधिकार को भूमि से होने वाला फायदा माना जाने से अंतरण योग्य अचल संपत्ति है। आनंद बहेरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1956 SC 17। इसी प्रकार हाजी सुखान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, AIR 1979 SC 310 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नगरपालिका द्वारा जमा किए गए कूड़ा करकट एवं खाद को गड्ढे से निकालकर ले जाने के अधिकार को भूमिजन्य लाभ माना गया है। लेकिन राजा वेलुगाटी बनाम स्पेशल तहसीलदार, AIR 1979 NOC 9 आंध्र प्रदेश के मामले में तालाब को भूमि नहीं माना गया है। 3. स्वामित्व का अंतरण। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण आवश्यक है। यह अंतरण विक्रेता से क्रेता को होता है। BR कोटेश्वर राव बनाम जी रामेश्वरी बाई, AIR 2004 आंध्र प्रदेश 34 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय के संव्यवहार में विक्रय पूर्ण होते ही संपत्ति में का स्वत्व विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है। ऐसे अंतरण का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। अंतरण का उद्देश्य एवं प्रतिफल 1. विधि विरुद्ध न हो, 2. अनैतिक एवं लोक नीति के विरुद्ध न हो तथा 3. उत्पीड़न, असम्यकासर, कपट, दुर्व्यपदेशन व भूल के अधीन न हो। विक्रेता ने अंतरण की प्रकृति को अच्छी तरह समझ लिया हो, जैसा कि लबान्या सिंह बनाम तपोई सिंह, AIR 2003 उड़ीसा 155 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। 4. प्रतिफल कीमत। प्रतिफल अर्थात कीमत विक्रय का एक अनिवार्य तत्व है। प्रतिफल रहित अंतरण कभी विक्रय नहीं हो सकता। राजो बनाम लज्जो 1928-26 ALJ 169 के मामले में कीमत का अर्थ सामान्यतः धन मनी से लगाया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में शब्द धन की परिभाषा नहीं दी गई है। माल विक्रय अधिनियम में दी गई धन की परिभाषा को ही अंगीकृत कर लेने की अनुशंसा की गई है। आयकर आयुक्त बनाम मोटर एंड जनरल स्टोर्स, AIR 1967 SC 200। स्टेट ऑफ चेन्नई बनाम गेगन डनकरले एंड कंपनी, AIR 1958 SC 560 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय के संव्यवहार में प्रतिफल के रूप में कहीं न कहीं धन का होना आवश्यक है। यदि प्रतिफल धन के रूप में नहीं होकर वस्तु के रूप में होता है तो ऐसा संव्यवहार विक्रय नहीं होकर विनिमय एक्सचेंज या बाटा आदि होगा। कीमत का संदाय नकद या उधार किसी भी रूप में हो सकता है। आवश्यक मात्र यह है कि कीमत का संदाय किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।